हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को का एक बार और क्लास 12 के बच्चों। इसमें यदि आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, इम्पीडेंस से दिख रहा होगा, तो इसमें एक दो वर्ड है। एसी का चैप्टर है ये, डेफिनेशन ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू और रिएक्टेंस। थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। देखिए, क्लास 12 का हमने यूनिट नंबर जो 4 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, उसका पार्ट वन शॉर्ट मैंने अपलोड किया था। और तो बच्चों लोग, ये वन शॉर्ट है क्लास 12 का अल्टरनेटिंग करंट का। यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा, ये पहले से लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ ही रहेगा, ठीक है। आप ये देखिए, फाइनल एग्जाम 2025 अल्टरनेटिंग करंट, इसमें टॉपिक आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू, जिसको हम नीचे लिख दिए हैं, रिएक्टेंस, इंपीडेंस, एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस, पावर इन एसी सर्किट, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते हुए डायरेक्ट टू द पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। और हम सिर्फ और सिर्फ आपको मैथमेटिकल टर्म्स लिखेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। बाकी आपको इसका जो पीडीएफ यदि चाहिए, मेरा हैंड रिटन ओरिजिनल पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम पे जाके इसको सर्च कीजिए, वाइल्डली फिजिक्स क्लासेस आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। इस चैप्टर का नोट्स आपको टेलीग्राम में अपलोड किया हुआ है। तो टू द पॉइंट स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट? तो बच्चों लोग, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज करता है लेकिन डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता है, वैसे करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। सामान्यतः नॉर्मल भाषा में बोला जाता है कि ऐसा करंट जो स्ट्रेट चलेगा वो डायरेक्ट करंट है, और जो वाइब्रेट करते हुए चलेगा वो अल्टरनेटिंग करंट है। लेकिन आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए, अपने स्तर को मेंटेन करते हुए, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? तो एक ऐसा करंट जो अपने मैग्नीट्यूड को ठीक है कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, अपने मैग्नीट्यूड को ठीक है कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, और जो डायरेक्शन को चेंज करेगा वो पीरियोडिकली चेंज करेगा। एक ऐसा करंट जो अपने मैग्नीट्यूड को ठीक है कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। देखिए, हर जगह मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड या बोलिए वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हर जगह चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद चेंज हो रहा है, एक फिक्स पीरियड के बाद चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये t/2 है, ये t है, t for टाइम पीरियड होता है। एक पूरा साइकिल को कंप्लीट करने में जो समय लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो एक ऐसा करंट जो अपना मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूअसली चेंज करता है लेकिन डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करता है, तो वैसे करंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और एक अल्टरनेटिंग करंट का जनरल इक्वेशन होता है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ के लिए लिखते हैं या बोलिए वोल्टेज के लिए लिखते हैं E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और 11th क्लास का भी वीडियो बनाया जा रहा है, तो अपने छोटे भाइयों बहनों को वो जरा शेयर कर दीजिएगा। और 7,000 सब्सक्राइबर करने के लिए बहुत सारा थैंक यू, आपके सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद। इसी तरह चैनल पर अपने प्यार को बनाए रखिए, और हम अपने स्तर से जितना भी हो सकेगा आपके लिए जरूर से जरूर काम करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने करंट और वोल्टेज का, आपको अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखा। अब इसमें आई क्या है? आई का मतलब होता है करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब देखिए, करंट हर जगह चेंज कर रहा है, तो पूरे मोशन के दौरान किसी एक पार्टिकुलर सेकंड में जो करंट होगा उसको इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे। आई नॉट का मतलब मैक्सिमम करंट। देखिए, ये है मैक्सिमम करंट, इस पॉइंट को
ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है और जो टी है वो टाइम को डिनोट कर रहा है। हम लिख नहीं रहे, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, लिखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, थोड़ा बता देते हैं। आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और धीरे धीरे हम माइक का व्यवस्था करेंगे। अभी थोड़ा आप इसी से मैनेज कर लीजिए। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा जरूरी है, पढ़ कैसे रहे हैं ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। आई का मतलब क्या? करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। आई नॉट का मतलब मैक्सिमम करंट। साइन एक फंक्शन है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बताता है और टी का मतलब होता है टाइम। अब हम बात करेंगे आपसे एसी जनरेटर क्या है। टॉपिक मैंने शुरू में ही लिख दिया है और टेलीग्राम पे हम भेज भी देंगे सिलेबस आपको। एसी जनरेटर क्या है? देखिए नाम से क्लियर है। व्हाट इज एसी जनरेटर? एक ऐसा मशीन जो अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या है? एक ऐसा मशीन जो अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एसी जनरेटर। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक ऐसा मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वो हमारा एसी जनरेटर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम कॉपी निकालिए और इसको एकदम तुरंत लिख डालिए कि एसी जनरेटर क्या है। तो एसी जनरेटर एक मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है उस मशीन का नाम है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है ईएमआई। नोट्स प्रॉपर में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको, यहाँ पर हम थोड़ा बस आपको समझाने के लिए है ना। तो ईएमआई प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर क्या है? ईएमआई। और ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ईएमआई इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एक जो एसी जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना पर आधारित है, उसके प्रिंसिपल पर काम करता है। अब इसका थोड़ा हम लोग फिगर बना लेंगे। तो एसी जनरेटर के अंदर आप फिगर में देखिए, सबसे पहले ऐसे आर्मेचर कॉइल है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाइंडिंग करते हैं। ये हमने फिगर बनाया है यहाँ पर एसी जनरेटर के लिए। ये सब जो गोल गोल दिख रहा है ना आपको, इसको हम लोग कहते हैं स्लिप रिंग्स। और ये सब है ब्रशेस, इसका नाम दे दीजिए B1 B2। इसको कहते हैं कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस, ये लोड रेजिस्टेंस R है, ये है रिंग R1, ये है रिंग R2। और इसका नाम दे दीजिए ABCD। इसको कहते हैं आर्मेचर कॉइल। इधर हम लोगों ने दो मैग्नेट दे दिया जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब जैसे ही दोनों साइड से जो मैग्नेटिक फील्ड देगा, ये जो बीच का आर्मेचर कॉइल है, ध्यान से सुनिएगा, वन शॉट है, लास्ट तक बने रहेगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ये। दो मैग्नेट दो साइड से लगे हुए हैं और जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे और हम लोग जब बीच का जो आर्मेचर कॉइल है उसको अपने हाथों से, मतलब एक्सटर्नल सोर्स के मदद से जैसे ही घुमाएंगे, तो बीच का जो आर्मेचर कॉइल जैसे ही घूमेगा तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो चेंज हो जाएगा। और दोनों साइड से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और एरिया चेंज हो रहा है। एरिया के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। सबसे पहले क्या बोले कि दोनों साइड से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और बीच का आर्मेचर कॉइल को हम लोग घुमा दिए, तो आर्मेचर कॉइल को आप जैसे ही घुमाए तो क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसी ईएमएफ से हम लोग फिर आगे करंट का डिडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाता है फाई बराबर बी डॉट ए, और डॉट प्रोडक्ट है तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा और बी ए कॉस थीटा गया, थीटा बराबर ओमेगा टी बैठा देंगे, तो बी ए कॉस ओमेगा टी, थीटा क्या बैठा दिए? ओमेगा टी। ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाता है ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला हो जाएगा ई बराबर माइनस डी बाई डी टी और फाई की जगह लिख देंगे बी ए कॉस ओमेगा टी।
विजिबल है मेरे? हाँ, तो E बराबर माइनस बी ए बाहर और डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। E बराबर माइनस बी ए बाहर डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। तो माइनस बी ए, और आपको अच्छे से पता है कि कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। यहाँ से E बराबर ये प्लस हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और यही चीज को हम लोग n टर्म्स के लिए लगाएंगे। जैसे हमारे पास इक्वेशन आ गया E बराबर बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसको n टर्म्स के लिए लगाइए तो n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इसको आप अपने मन से मान लीजिए E नॉट, तो E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। छोटा छोटा डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। आप तो अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको ये सब पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट है कॉस थीटा में लग गया, थीटा के जगह ओमेगा टी बैठा दिए, E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस डी बाई डी टी और फाई के जगह ये बैठा दिए, कांस्टेंट टर्म बाहर कर दिए, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और ये कोएफिशिएंट आ गया आपको बाहर, तो ये दोनों प्लस हो गया। तो E बराबर बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और चूंकि n नंबर ऑफ टर्म्स उस पर है तो E बराबर n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अपने मन से इसको हम लोग E नॉट मान लेंगे, तो E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। ओम्स लॉ से फॉर्मूला आ जाता है V बराबर आई आर, अब चाहे तो लिख सकते हैं E बराबर आई आर, तो यहाँ से I बराबर E बाय आर, E की जगह E नॉट साइन ओमेगा टी, और R की जगह देंगे RL लोड रेजिस्टेंस, और E बाय R को I कहते हैं, तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आपका हो गया जनरेटर खत्म। वीडियो को चाहें तो एक बार और पीछे करके देख लीजिएगा, वीडियो को एक बार चाहें तो आप पीछे करके थोड़ा स्लो में देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा हो गया टॉपिक जनरेटर, और इससे हम लोग तुरंत आगे बढ़ेंगे। और एक वैल्यू है, उसका नाम है पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो टॉपिक में लिखा हुआ है बस वही अभी हम आपको पढ़ाएंगे। एक्सटर्नल पढ़ाने के लिए तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग उतना डीप तो नहीं जाएंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू। सबसे पहली बात, आरएमएस का फुल फॉर्म रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस के बारे में आप क्लास 11 में भी पढ़े थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट या आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो देखिए आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से फॉर्मूला डिडक्शन होता है। फॉर्मूला आ जाता है H बराबर I स्क्वायर RT, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला है। तो DH बराबर I बराबर मान लेना है I नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू R इंटू डी टी। H के जगह DH, I का स्क्वायर है तो I नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू R डी टी। तो DH बराबर ये हो गया क्या, I नॉट का स्क्वायर, R को इसके साथ लगा दीजिए ऐसे, साइन का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ध्यान से देखिए H बराबर I स्क्वायर आर टी, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला है। तो DH बराबर, इसका सारा देखिए प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों को शिकायत होगी अभी बहुत सारा कुछ लिख क्यों नहीं रहे। देखिए वन शॉट है, एक बार में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है तो कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ऐसी कम से कम 25-30 क्लास का है। लेकिन अभी आपको थोड़ा समय को देखते हुए, ठीक है, वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, बहुत मेहनत लगता है आपके लिए बनाने में, तो आपका सपोर्ट बरकरार रहे, ठीक है, आपका तैयारी अच्छे से हो जाए, बस मेरा एम वही है। H बराबर I स्क्वायर आर टी, तो DH बराबर I का स्क्वायर है तो I नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू आर डी टी। तो DH बराबर I नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो DH I नॉट स्क्वायर आर बाहर, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2
इंटू डी टी। ये फॉर्मूला इसका होता है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे लोग बहुत अच्छे से इसको जानते हैं। एच बराबर आई नॉट स्क्वायर आर बट्टा 2, और यहाँ पे देखिए 1 को डी टी से मल्टीप्लाई कीजिए तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। तो एच बराबर आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, लिमिट ले लीजिएगा 0 से टी, और साइन 2 ओमेगा टी डी टी का हो जाएगा, सॉरी cos 2 ओमेगा टी डी टी का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बटा 2 ओमेगा, और लिमिट हो जाएगा 0 से टी। अब इसके बाद h बराबर आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, लिमिट बैठाते हैं साथ मिलके t माइनस 0 माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा माइनस साइन 0 बाय 2 ओमेगा। यदि आप इसको टोटल सॉल्यूशन करते हैं तो कंप्लीट सॉल्यूशन करने पे ये दोनों का जो वैल्यू है वो 0 आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा h बराबर आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, और यहाँ पर आपको हो जाएगा ये t आ जाएगा, ये टोटल 0 आ जाएगा ये दोनों, तो t माइनस 0। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा h बराबर आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। ये क्या है h। अब जरा ध्यान से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट से। तो लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है h बराबर आई स्क्वायर आरएमएस आर टी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो जब ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया जाएगा, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो देन वी विल हैव आई स्क्वायर आर एम एस आर टी इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर आर टी बाई 2। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, और इसका कंप्लीट रूट ले लेना है। यहाँ से आपको आ जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2। तो ये आ गया आपको आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2। आप सिमिलरली निकाल सकते हैं ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट 2। तो ये हमारा हो गया आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2, रिलेशन बिटवीन द आर एम एस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट, and ERMS is equal to E naught by root 2. This is the relation between the RMS voltage and peak voltage. यहाँ से बहुत स्पेशल क्वेश्चन बनता है जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से दिया जाता है कि why 220 volt AC is more dangerous than 220 volt DC. Why 220 volt AC is more dangerous than 220 volt DC. क्योंकि 220 वोल्ट का जो डीसी है उसका मैक्सिमम वोल्टेज 220 वोल्ट ही हो सकता है, लेकिन 220 वोल्ट का जो एसी है यहाँ से यदि एवरेज वैल्यू को सॉल्व किया जाए तो मैक्सिमम वैल्यू उसका 311 वोल्ट आता है। मतलब जो डीसी होता है वो मैक्सिमम 220 दे सकता है, और जो एसी होता है वो मैक्सिमम 311 वोल्ट दे सकता है। तो यही रीजन है कि 220 वोल्ट का जो एसी होता है वो 220 वोल्ट के डीसी से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये हमारा हो गया आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है एलसीआर सर्किट, और वी कैन से दैट सीरीज एलसीआर सर्किट, एल फॉर इंडक्टर, सी फॉर कैपेसिटर एंड आर फॉर रेसिस्टर। तो टॉपिक का नाम है सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट, L फॉर इंडक्टर, C फॉर कैपेसिटर, R फॉर रेसिस्टर। मान लो कोई सर्किट है जिसमें देखो ये इंडक्टर है, ये आपको कैपेसिटर है, एंड दिस इज योर रेसिस्टर, और तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। इधर से एक एसी सोर्स दिया गया है और यहाँ पर स्विच है।
ये आपको L इंडक्टर, C कैपेसिटर और R रेसिस्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब आता है एग्जाम में। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सभी के अक्रॉस करंट का वैल्यू सेम होगा, लेकिन वोल्टेज का वैल्यू अलग अलग होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा VL, यहाँ पर हो जाएगा VC और यहाँ पर हो जाएगा VR। और मान लीजिए यहाँ से करंट पास हो रहा है I। ये आपको एक सीरीज LCR सर्किट है, L फॉर इंडक्टर, C फॉर कैपेसिटर और R फॉर रेसिस्टर। अब देखिए बहुत जरूरी बात बताते हैं कि जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो इसमें सर्किट में करंट फ्लो होगा, सभी के पास करंट सेम जाएगा, लेकिन वोल्टेज यहाँ पर जाएगा VL। VL मींस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, VC का मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और VR का मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। अब इसके बाद एक और बात कि रेसिस्टर के केस में जो वोल्टेज और करंट होता है, करंट और वोल्टेज होता है वो दोनों सेम फेज में चलता है। रेसिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में चलता है, और इंडक्टर का केस में वोल्टेज आगे चलता है, करंट पीछे चलता है। वोल्टेज आगे चलता है, करंट पीछे चलता है। कितना डिग्री से? 90 डिग्री से। वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है। और ये तैयार हो गया इन कैपेसिटर, करंट आगे चलता है और वोल्टेज पीछे चलता है। करंट आगे चलता है और वोल्टेज पीछे चलता है। कितना डिग्री से? 90 डिग्री से। तीन बहुत जरूरी बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को आप रिपीट भी करके देख सकते हैं, और अभी यहीं तक बने हुए हैं तो एकदम लास्ट तक बने हुए रहिएगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पावर इन एसी सर्किट, जो थोड़ा सा बड़ा है, और देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसफार्मर। तो देन तीन चीजें जो हम आपको बताएंगे। रेसिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में चलता है। इंडक्टर के कंडीशन में वोल्टेज आगे चलता है और करंट पीछे चलता है 90 डिग्री के एंगल से। और कैपेसिटर के केस में करंट आगे चलता है और वोल्टेज पीछे चलता है 90 डिग्री से। तो यदि आप इसका फेजर डायग्राम बनाइएगा, तो देखिए ये आपको हो गया, इधर वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर है, और ये आपको आई फॉर क्या? करंट। और इधर आपको इंडक्टर है तो VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इसको यदि आप ऊपर ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा VL माइनस VC, और यहाँ इन दोनों का ये आपको रिजल्टेंट है, ठीक है, VL माइनस VC का और VR का। यहाँ पर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये आप इसको फाई मान सकते हैं। तो देखिए ये VL माइनस VC है तो ये भी हो जाएगा VL माइनस VC, और ये आपको हो जाएगा VR। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये लाइन है, तो ये OAB। तो ये जो लाइन OB है वो OA और AB इन दोनों लाइन का रिजल्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं कि OB इज इक्वल टू अंडर रूट OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि ये दोनों वोल्टेज है तो रिजल्टेंट यहाँ पर आपको वोल्टेज V होगा, V बराबर अंडर रूट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे OA, तो यहाँ पर V R का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो V बराबर अंडर रूट, V बराबर फॉर्मूला होता है IR, तो IR का होल स्क्वायर प्लस VL, इसके लिए हो जाएगा IXL, और VC के लिए हो जाएगा IXC का होल स्क्वायर। अभी हम तुरंत आपको एक चीज बता देते हैं, रिएक्टेंस क्या होता है। देखिए किसी भी कंडक्टर में रेसिस्टर का काम होता है, कि जब कोई करंट पास होता है तो उसको वो अपोज करता है। अपोज करता है मतलब क्या? विरोध करता है। तो उसी तरीके से यदि कोई कंडक्टर के अलावा यदि कोई इंडक्टर है, और इंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है उसको रेसिस्टेंस ना कहते हुए हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस।
उसी तरह यदि कोई कैपेसिटर है तो उसका जो रेसिस्टेंस है उसको भी कहेंगे रिएक्टेंस, क्योंकि रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है उसको रेसिस्टेंस कहेंगे, लेकिन यदि इंडक्टर या कैपेसिटर है तो उसका जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग रिएक्टेंस कहते हैं। और दो या दो से अधिक रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस का जो रिजल्टेंट होता है उसको इम्पीडेंस कहा जाता है। इम्पीडेंस मतलब क्या, रिजल्टेंट है वो, रेसिस्टेंस रिएक्टेंस मिलाकर जो रिजल्टेंट बनता है उसको इम्पीडेंस कहते हैं। तो जैसे रेसिस्टर के लिए R लिखते हैं, यदि कोई कैपेसिटर है तो उसके लिए जो रिएक्टेंस आता है वो XC, इसका मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यदि आपके पास कॉपी है तो इसको नोट डाउन करते जाइए, XC, और इसका फॉर्मूला आ जाता है 1/ωc। उसी तरह आता है XL, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका फॉर्मूला आ जाएगा ωL। ये सब चीज आप कॉपी में चाहे तो नोट कर सकते हैं। XC, दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, फॉर्मूला 1/ωc। XL, दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, फॉर्मूला ωL। आइए अभी इधर हम लोग पढ़ते हैं। तो V बराबर अंडर रूट, देखिए यहाँ I है, स्क्वायर है, दोनों में कॉमन I है, स्क्वायर है। आप एक काम कीजिए, I बाहर ले आइए तो अंदर बचेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसको इधर डिवाइड कर दीजिए तो V/I बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और V/I को हम लोग कहेंगे Z मतलब क्या, इम्पीडेंस। V/I को क्या कहेंगे, Z का मतलब इम्पीडेंस, बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा सा और आपको, ठीक है, समय लगेगा। हमको तो पता भी नहीं अभी तक कि कितना देर हुआ है। आई होप कि 25-30 मिनट हो गया होगा शायद, या 35 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से V/I बराबर क्या हो गया, Z, और Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। Z है इम्पीडेंस, कॉपी है तो लिखते जाइएगा, Z इम्पीडेंस है, R रेसिस्टेंस है, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस है जिसका फॉर्मूला ωL होगा, और XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जिसका फॉर्मूला 1/ωc होगा। अब बच्चों यहीं पर एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, हिंदी कहते हैं अनुनाद। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन है जिस पर कोई भी सीरीज एलसीआर सर्किट मैक्सिमम करंट को पास होने के लिए देता है या एडमिट करता है। द पार्टिकुलर कंडीशन एट विच अ सीरीज एलसीआर सर्किट एडमिट्स मैक्सिमम करंट इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कोई सीरीज एलसीआर सर्किट अपने अंदर से मैक्सिमम करंट को पास होने देता है, और वो अपने अंदर से मैक्सिमम करंट को तभी पास होने देगा जब जो वैल्यू है इम्पीडेंस का, ठीक है, वो मिनिमम होगा। और ये इम्पीडेंस का वैल्यू मिनिमम तभी हो सकता है जब XL और XC ये दोनों का वैल्यू आपस में बराबर हो जाए। सारा चीज आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे अपलोड किया हुआ है, आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। जो चीज हम बोल रहे हैं सब कुछ वहां पर है। तो रेजोनेंस का कंडीशन क्या है? तो कंडीशन है XM बराबर XC, इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो XL का फॉर्मूला हो जाएगा ωL और XC का फॉर्मूला हो जाएगा 1/ωc। आप एक काम कीजिए, ओमेगा को ऊपर चढ़ाइए तो ओमेगा स्क्वायर, L को नीचे लाइए तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, स्क्वायर हटाइएगा तो ओमेगा बराबर 1/√LC। ओमेगा बराबर 1/√LC। ओमेगा का वैल्यू होता है 2πν या 2πf, 2π ईटा, जहां जैसा वो लिखा हुआ रहता है,
तो 2 बाई न्यू बराबर 1 बाई रूट एल सी, तो सिर्फ न्यू बराबर 1 बाई 2 बाई अंडर रूट एल सी। ये आ गया हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। बहुत न्यूमेरिकल पूछता है इससे, न्यू बराबर 1 बाई 2 बाई 1 बाई रूट एल सी। इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कहते हैं। किसी किसी किताब में देखिएगा फ्रीक्वेंसी को एफ से दिखाया गया है, किसी में हो सकता है ईटा से भी दिखाया गया है, न्यू से भी दिखा सकते हैं। एल फॉर आपके यहाँ पर इंडक्टर है, इंडक्टेंस, और जो सी है वो कैपेसिटेंस है। तो ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट एलसीआर सर्किट। इसमें आप देखिए, आप चाहें तो फेज डिफरेंस यहाँ से निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो tan पाई का वैल्यू ले लीजिएगा, p बाई d आ जाएगा। वो अभी हम लोग के लिए उतना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और टॉपिक का नाम है पावर, पावर इन एसी सर्किट। और बस उसके बाद ट्रांसफार्मर है, और सक्सेसफुली ये यूनिट का इस पार्ट को आपको कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर नंबर 4 आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पावर। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको मतलब कंप्लीट मैथमेटिकल है। पावर इन एसी सर्किट थोड़ा इधर लिखेंगे तो यदि चमकेगा, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, पीडीएफ अपने सामने रखिए। आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको पता है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल के लिए 1000 फॉलोअर्स के लिए थैंक यू सभी को, हर तरीके से सबको थैंक यू। जो जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, 11th का भी जो वीडियो बनाया जा रहा है वो भी आपसे जो छोटे हैं, आपके जो 11th क्लास में हैं उन तक जरा आप शेयर कर दीजिएगा। उन लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो बनाया जा रहा है। इधर उधर से यदि आपको कोई साउंड सुनाई दे, देखिए रोड सामने ही है, तो तरह तरह का आपको मे भी पॉसिबल हो सकता है कि बीच में आपको साउंड सुनाई दे, तो उस पर हम वो मेरा नियंत्रण में नहीं है, और हम प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे माइक का व्यवस्था करके वीडियो के लिए अच्छा व्यवस्था करें। बाकी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा इधर उधर होता है, मैनेज कीजिए। आप ही जैसे हम भी विद्यार्थी हैं, आप भी स्ट्रगल करते हैं तो हम भी स्ट्रगल करते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग अभी बात करेंगे पावर इन एसी सर्किट, ठीक है। तो आइए बात करते हैं पावर इन एसी सर्किट का फॉर्मूला। तो पावर निकालने से पहले पावर निकालने के लिए बच्चों लोग सबसे पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा, बिकॉज पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है W इज इक्वल टू VIT। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इसका प्रूफ आता है, W बराबर VIT, इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं EIT, और DW स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू EIDT। DW बराबर EIDT। अब यहां से देखिए, DW मतलब स्मॉल वर्क डन, E का मतलब EMF, I का मतलब करंट, और T जो यहाँ पर लगा हुआ है DT जो है ये टाइम को बता रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से हम लोग I को मान लेते हैं I0 sin ओमेगा t, और EMF E को मान लेते हैं E0 sin ओमेगा t प्लस 5। मान लेते हैं हम लोग कि I बराबर I0 sin ओमेगा t और E बराबर E0 sin ओमेगा t प्लस 5। तो DW बराबर क्या आ जाएगा, E की जगह E0 sin ओमेगा t प्लस 5। एकदम आराम से देखिएगा, धीरे धीरे देखिएगा, हो सके तो वीडियो का रफ्तार को थोड़ा धीरे कर दीजिएगा। E की जगह E0 sin ओमेगा t प्लस 5 और I की जगह I0 sin ओमेगा t इंटू dt। अब इसके बाद DW बराबर E0 I0 को हम लोग बाहर लिख दिए, और साइन ओमेगा टी प्लस 5 को हम लोग तोड़ेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला में, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैथ्स वाले लोग अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं। साइन ओमेगा टी प्लस 5 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5, और यहाँ पर साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। देखिए DW बराबर E0 I0 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5 इंटू साइन ओमेगा टी dt। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो DW बराबर
ई नॉट आई नॉट अंदर ले आइए तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव डी टी प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव छूट रहा है कुछ डी टी। देखो धीरे धीरे तो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ये है एक्चुअली। साइन इसको अंदर ले आए तो मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव डी टी प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव डी टी। अब इसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ दिख जाएगा, इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए डी डब्ल्यू बराबर ई नॉट आई नॉट। अब देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट दे दिए, कॉस फाइव को आप बाहर छोड़ दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी प्लस साइन फाइव को बाहर छोड़ दीजिए और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसका फॉर्मूला आ जाएगा साइन टू ओमेगा टी बाई टू इंटू डी टी। ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव बाहर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी प्लस साइन फाइव बाहर और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को बदल दीजिए साइन टू ओमेगा टी बाई टू इंटू डी टी। अब इसके बाद यहाँ नीचे तो यहाँ से डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू ई नॉट आई नॉट बाहर कॉस फाइव बाहर और जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसको थोड़ा सा हम लोग को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू इंटू डी टी प्लस साइन फाइव बाई टू। और अभी यहाँ पे ऐसे ही लिख दो, बाद में करते हैं इंटीग्रेशन साइन टू ओमेगा टी डी टी। क्या किए साइन स्क्वायर ओमेगा टी को वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी को लिखिए वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आसानी से इंटीग्रेट हो सके। तो यहाँ पे लिख देंगे डब्ल्यू बराबर ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव बाई टू बाहर, वन को डी टी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू ओमेगा टी डी टी, इसको क्लोज कर दीजिए और प्लस साइन फाइव बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू ओमेगा टी डी टी। अब अगला जो स्टेप होने वाला है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन होने वाला है। यहाँ तक आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं कि कहाँ पर कैसे बदलाव आ रहा है। अगला स्टेप में क्या करने वाले हैं इसको बता देते हैं। ये जो dt है इसका इंटीग्रेशन d हो जाएगा, ये जो आपका cos टू ओमेगा टी dt है इसका आ जाएगा sin टू ओमेगा टी बाई टू ओमेगा, साइन फाइव बाई टू बाहर रहेगा और साइन टू ओमेगा टी डी टी हो जाएगा माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू ओमेगा। तो यहाँ से लिख देंगे डब्ल्यू बराबर ई नॉट आई नॉट ब्रैकेट में कॉस फाइव बाई टू डी टी का इंटीग्रेशन टी माइनस, आप लिमिट बैठा सकते हैं जीरो से टी, और इसका आ जाएगा साइन टू ओमेगा टी बाई टू ओमेगा, ये प्लस यहाँ जाकर बन जाएगा माइनस साइन फाइव बाई टू ओमेगा है, यहाँ से टू ओमेगा बाहर आएगा तो ये बन जाएगा फोर ओमेगा, और आपके यहाँ बच जाएगा साइन टू ओमेगा टी का कॉस टू ओमेगा टी। ये बहुत बड़ा स्टेप है, एक बार और रिपीट करेंगे, क्लियर है। dt का इंटीग्रेशन हो गया t, cos टू ओमेगा टी का हो गया sin टू ओमेगा टी बाई टू ओमेगा, यहाँ प्लस देखो sin टू ओमेगा टी जो था इसका हो जाता माइनस cos टू ओमेगा टी बाई टू ओमेगा,
तो प्लस और माइनस लिमिट क्या हो गया, माइनस साइन फाइव बाई 4 ओमेगा, और इसके बाद यहाँ लग गया कॉस 2 ओमेगा टी। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा W बराबर ई नॉट आई नॉट कॉस 5 बाई 2, इसको लिमिट बैठाइएगा तो टी आ जाएगा, 0 से टी लिमिट। और इसको यदि आप 0 से टी तक सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। आप चाहें तो सेपरेटली सॉल्व करके देख सकते हैं, माइनस साइन 5 बाई 4 ओमेगा, यदि इसमें भी हम लोग 0 से टी लिमिट तक लगाते हैं तो ये भी आपको 0 आएगा। आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 लेना है और अपर लिमिट टी लेना है, कैपिटल टी। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा, ये पूरा टर्म इधर खत्म हो जाएगा। तो W बराबर ई नॉट आई नॉट कॉस 5 इंटू टी बाई 2, W बराबर ई नॉट आई नॉट कॉस 5 टी बाई 2, और पावर का फॉर्मूला हो जाता है P बराबर W बाई टी। तो W के लिए आ जाएगा ई नॉट आई नॉट कॉस 5 टी बाई 2 इंटू टी, टी से टी कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, ई नॉट आई नॉट कॉस 5, और यहाँ क्या है 2, 2 को हम चाहे तो लिख सकते हैं √2 इंटू √2। देखो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, तो ऐसा लिखने के पीछे भी कुछ कारण है। ई नॉट बाई √2 आई नॉट बाई √2 कॉस 5, देखिए √2 आया है, 2 को ही लिखे हैं √2 इंटू √2। अब ये जो आया, आप लोग चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम हट जाते हैं क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है। चलिए हो गया, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा P बराबर ई नॉट बाई √2 आई नॉट बाई √2 cos 5, तो इसी को लिख देंगे P बराबर ई आर एम एस आई आर एम एस cos 5, यही हमारा पावर का फाइनल इक्वेशन आ गया। P बराबर ई आर एम एस आई आर एम एस cos 5। आप चाहें तो इसको लिखा हुआ ऐसे भी देख सकते हैं, P बराबर ई भी आई भी cos 5, ई भी ये वर्चुअल वैल्यू है, आई भी आपको वर्चुअल वैल्यू है, ठीक है, cos 5। अब यदि आप फाई का वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं तो P बराबर ई भी आई भी आएगा, जिसको बोलेंगे वाट फुल करंट। और यदि फाई का वैल्यू 90 डिग्री आएगा तो पावर P बराबर 0 आएगा, जिसको बोलेंगे वाट लेस करंट। तो जब मैक्सिमम पावर का कंजप्शन होता है, जब मैक्सिमम पावर का कंजप्शन होता है तो वाट फुल करंट कहलाता है, और जब पावर कंजप्शन एकदम 0 शून्य होता है तो देन दैट इज कॉल्ड वाट लेस करंट, वाट लेस करंट। तो चलिए ये टॉपिक हो गया। अब हम लोग इसको cos 5 को पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। यहाँ तक यदि वीडियो में बने हुए तो एक बार कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, शायद 40-45 मिनट हो गया होगा, ठीक है। तो 43 मिनट तक हो चुका है बच्चे लोग, तो यदि यहाँ तक बैठे हुए हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपना हाजिरी लगा दीजिएगा, ठीक है। यदि 2-4 स्टूडेंट भी हमको मिल जाता है जो 43 सेकंड्स तक बैठे हुए हैं, तो आप लोग रियली सक्सेस को डिजर्व करते हैं, क्योंकि इतना देर तक बैठे रहना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो बना दीजिए, देखेंगे कोई नहीं, ये हमको भी पता है। दैट्स वाई जो बन रहा है आई थिंक यही बेस्ट है। आज का अंतिम टॉपिक है ट्रांसफार्मर, और ये वीडियो हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। और वीडियो में लगभग आप लोग जब तक, ठीक है, 2000 व्यूज़ नहीं करोगे तब तक हमको अगला जो यूनिट है उसको शुरू करने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। बाकी हम सारा चीज़ तो आपको शुरू में ही बता चुके हैं। ट्रांसफार्मर पढ़ लीजिए, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक्स्ट्रा में आपको कुछ भी पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, नोट्स सब भेज दिए हैं, हाँ वो नोट्स आप पढ़ लिए तो उससे बात कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं। तो बच्चे लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफार्मर।
तो ट्रांसफार्मर के विषय में बोला जाता है, ठीक है, कि ट्रांसफार्मर क्या है। ये एक डिवाइस है जो क्या करता है कि लो वोल्टेज एसी एट हाई करंट, लो वोल्टेज एसी एट हाई करंट को कन्वर्ट कर देता है टू हाई वोल्टेज एसी एट लो करंट। वैसे एंड में वाइस वर्सा आपको हम आसान भाषा में बताते हैं, एकदम इजी वे में बताते हैं। नाम से ही क्लियर है, ट्रांसफार्मर क्या है, एक ऐसा मशीन जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो वैसे मशीन को ट्रांसफार्मर कहा जाता है। एक ऐसा डिवाइस जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, वैसे मशीन को ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और डेफिनेशन लिखा है कि लो वोल्टेज एसी एट हाई करंट को हाई वोल्टेज एसी एट लो करंट में कन्वर्ट कर सकता है, और वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी कर सकता है। और एक ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, तो एक ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेना पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन वही कि जब दो कॉइल आमने सामने रखे हुए रहते हैं और आप पहले कॉइल में किसी भी तरह का चेंजिंग करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे कॉइल में दिखता है। चोट इसको लगता है तो दर्द इसको होता है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना के प्रिंसिपल पर आधारित है और ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के फेनोमेना पर आधारित है। बात को ध्यान से सुनिएगा, एक ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के फेनोमेना पर आधारित होता है। ट्रांसफार्मर बनता कैसे है, इसका रफ स्केच हम बना लेते हैं। तो ये रहा आपका ट्रांसफार्मर, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये पहला वाला प्राइमरी कॉइल है, ये दूसरा वाला सेकेंडरी कॉइल है। और अच्छा, इधर से तो हम लोग को पहले सोर्स देना पड़ेगा ना, इनपुट सोर्स, और इधर आपको है क्या, लोड रेजिस्टेंस आर। तो ट्रांसफार्मर एक्चुअली बच्चे लोग दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं स्टेप अप और एक को बोलते हैं स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बात को ध्यान से सुनिए, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है तो देन दैट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, देन दैट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आइए बात करते हैं ट्रांसफार्मर के कुछ बेसिक प्रिंसिपल पर। जैसे ट्रांसफार्मर जानने से पहले कुछ चीज जान लो, ईपी, एएस, एनपी, एनएस। ई फॉर होता है ईएमएफ, ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाता है ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, और यही फॉर्मूला यदि n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए लगाएंगे, n एक संख्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, तो E बराबर माइनस n डी फाई बाई डी टी। अब ये फॉर्मूला दो बार लगेगा, फॉर प्राइमरी और फॉर सेकेंडरी। तो EP बराबर माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी और ES बराबर माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। EP बराबर माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी और ES बराबर माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। अब आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को भागा दे दीजिए, तो डी फाई बाई डी फाई बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ई पी बाई ई एस बराबर एन पी बाई एन एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ई पी बाई ई एस बराबर एन पी बाई एन एस। अब किसी भी एक आइडियल ट्रांसफार्मर में, आइडियल मतलब सबसे अच्छा, तो यदि कोई भी एक बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर है, एकदम आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो उसके लिए
जो इनपुट पावर होता है, ठीक है, किसी भी एक आइडियल ट्रांसफार्मर में जो इनपुट पावर होता है और जो आउटपुट पावर होता है वो आपस में बराबर होता है लगभग। इनपुट प्राइमरी देते हैं, आउटपुट सेकेंडरी मिलता है, तो ईपी आईपी बराबर ई एस आई एस, ईपी आईपी बराबर ई एस आई एस। अब बोलिएगा सर ईपी कहाँ से लिखे, ई एस आई एस कहाँ से लिखे? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर वी आई, पी बराबर वी आई, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं पी बराबर पी आई। तो फॉर प्राइमरी कॉइल ईपी आईपी, फॉर सेकेंडरी कॉइल ई एस आई एस, ठीक है। तो ईपी आईपी बराबर ई एस आई एस, यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं ईपी बटा ई एस बराबर आई एस बटा आई पी। आप एक चीज गौर कीजिएगा, चलो यहाँ आया था ईपी बटा ई एस बराबर एन पी बटा एन एस, और यहाँ पे आपको आया ईपी बटा ई एस बराबर आई एस बटा आई पी। अब इन दोनों को यदि आप एक साथ लिखना चाहो, मतलब एक फ्रेम में यदि करना चाहो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नोट्स में सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। नोट्स आपको मैं बार बार बताता हूँ, टेलीग्राम में कब का भेजा जा चुका है। चैनल पर लाए होंगे तो सबको बता दीजिए कि कितने फायदेमंद है ये सब चीज़ें आपके लिए। तो यहाँ से ई पी बटा ई एस बराबर एन पी बटा एन एस बराबर आई एस बटा आई पी, ये चीज़ याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ई पी बटा ई एस बराबर एन पी बटा एन एस बराबर आई एस बटा आई पी। अब यहाँ से बात करेंगे हम लोग इफिशियंसी का। तो इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ईटा बराबर क्या होता है? आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। आउटपुट पावर, तो आउटपुट तो सेकेंडरी में मिलेगा, तो ई एस आई एस बटा ई पी आई पी। ईटा बराबर आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर, परसेंटेज में निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। परसेंटेज एफिशिएंसी बराबर ई एस आई एस बटा ई पी आई पी इंटू 100। ये हमारा क्या आ गया? तो ये हमारा आ गया इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। अब एक टर्म आता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसको कहेंगे? तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में बोला जाता है, इसको के से डिनोट किया जाता है एन पी बाय एन एस, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। टाइम आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलो बस थोड़ा सा कुछ मिनट वेट कीजिए, ये खत्म हो जाएगा। हमको लग रहा है 50 मिनट हो गया होगा शायद, ठीक है, 52-53 हो गया होगा शायद, तो थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस इसको देख लीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा आपको, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है? कि जब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल को जब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल से डिवाइड कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है तो स्टेप अप में और स्टेप डाउन में हम आपको दो चीज़ बताते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कम होता है और सेकेंडरी में ज़्यादा होता है। हम ये बात कर रहे हैं स्टेप अप में, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। ये हम बात कर रहे हैं स्टेप अप का, ठीक है। एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, ऑब्वियसली बात है के इज लेस देन 1। और यदि वही चीज़ हम लोग बात करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, तो उसमें प्राइमरी में कम होगा और सेकेंडरी में ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा ये एक मिनट, थोड़ा सा स्टेप डाउन में प्राइमरी में ज़्यादा होगा और सेकेंडरी में कम होगा, ये हो जाएगा एन पी इज ग्रेटर देन एन एस और के का वैल्यू हो जाएगा 1 से बड़ा, ठीक है। और कुछ बातें हैं कि एक ट्रांसफार्मर जब काम करता है तो उसके कुछ लॉसेस के बारे में हम बात करेंगे और ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बस ट्रांसफार्मर का 4 लॉस होता है, साइड में लिख देते हैं। आयरन लॉस, ये सब लॉसेस से ट्रांसफार्मर है। एक होता है कॉपर लॉस, एक होता है फ्लक्स लॉस और एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस। ये 4 लॉसेस होते हैं। टाइम तो
बस यही तक था। यदि यहाँ तक देखे होंगे तो थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।